हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पार्टनरशिप में, जो कि हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप पूरी की पूरी हमने ख़त्म की फंडामेंटल, और अब जो है हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। गुडविल वैसे तो कोई अलग चैप्टर नहीं है। गुडविल सारी की सारी पार्टनरशिप में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। सबके कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि गुडविल की एक तो कैलकुलेशन होती है, एक गुडविल की कैलकुलेशन हो, इसको हम यहां पर नाम क्या देंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और दूसरा क्या होता है, जो आपने गुडविल कैलकुलेट की है 10,000, 20,000, 15,000, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब क्या करेंगे उसका खातों में, क्या करेंगे उसका अकाउंट में, खातों में उसका क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज आप चाहे एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें या डिसोल्यूशन की बात करें, ये सब में सेम है। बस ये ट्रीटमेंट सब में थोड़ा अलग अलग है। मैं कह दूं थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, बस ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो होगा, मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तब उस टाइम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो ये वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन यहां बताने वाला हूं, इसको मैंने एक अलग चैप्टर में डाला है। दूसरी बात क्या है कि भाई आपको गुडविल का पहले मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उसकी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो गुडविल होती क्या है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने बनाई है यहां पर। मैं इस डेफिनेशन से ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास पूरी इसी में जाएगी। आज की क्लास में कोई गुडविल की कैलकुलेशन करने नहीं बताऊंगा, मैं गुडविल की कैलकुलेशन अगली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गुडविल होता क्या है, आपको ही पता है गुडविल का मतलब क्या है। एक जनरल सेंस में बात करें, गुडविल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपकी मार्केट में कितनी इज्जत है, आपके नाम की कितनी कस्में खाते हैं लोग। इन दिस सेंस मैं कह दूं, मान लो मैं एक शॉपकीपर से, जैसे मार्केट छोड़ो यार, आप भी तो अपने घर में रहते हो। मान लो आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, शॉपकीपर से कहते हो कि भी मुझे उधार माल दे दे। अगर आपने पहले से अपना मार्केट ठीक कर रखा होगा तो वो आपको उधार दे देगा, और अगर नहीं ठीक कर रखा तो भगा देगा कि चल निकल यहां से, ये कहेगा। तो इस केस में क्या होता है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आप उतना अच्छा व्यापार कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक बिजनेस के तौर पे कहूं कि मान लो मेरी मार्केट इतनी अच्छी है कि मान लो मैं उधार माल खरीदता हूं। 11th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो, 11th क्लास में आपको बताया गया था जिस टाइम डिस्काउंट वाला टॉपिक समझाया था कि ज्यादातर जो बिजनेस चलता है वो उधार ही चलता है। अगर आप नगद कहने लगो, एक शॉपकीपर भी, अगर शॉपकीपर बिजनेस का काम करता है, अगर शॉपकीपर ये कह दे कि मैं उधार नहीं दूंगा, मैं सबको नगद दूंगा, तो मैं आपको बता दूं केवल 20 से 30% कस्टमर उसके आ जाएंगे। बाकी सारे के सारे कस्टमर कहां मूव हो जाएंगे, वो किसी दूसरी शॉप पर मूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके महीने में पेमेंट मिलती है। जैसे कि जो सैलरी वाले बंदे हो गए, भाई जिस किसी का डेली बेसिस का काम है तो उसको तो डेली पैसा मिलेगा और वो खरीद सकता है। लेकिन जिसका महीने में पेमेंट मिलता है तो वो क्या करे, तो वो क्या करता है कि राशन वाले से या जो भी शॉपकीपर है उससे उधार लेकर आता है सामान, और जब उसकी तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी मिल जाए, तब डेट पर जाता है और उसकी पेमेंट कराता है सारी की सारी। तो ये क्या है, ये एक तरीका है, और बिजनेसमैन को उधार माल बेचना ही पड़ता है। लेकिन मान लो उस बंदे ने उसकी पेमेंट ही नहीं करी, शॉपकीपर की, जिसने उधार माल लिया उसने पेमेंट ही नहीं करी, तो क्या लगता है अगली बार मार्केट में अगली बार शॉपकीपर दे देगा उधार? वो शॉपकीपर उधार नहीं देगा। इसी को हम बोलते हैं उसने अपनी गुडविल खराब कर ली। बात समझ में आती है? ये तो एक जनरल सेंस हो गया, लेकिन यहां बिजनेस के तौर पे हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये क्या चीज है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी करूंगा मैं, थोड़ा रुकना इसके लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप किस चीज की है, फर्म की है। बात समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये रेप्यूटेशन है। क्या है, रेप्यूटेशन है एक फर्म की। दूसरा क्या है, टू अर्न हायर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट का? एक बात बताओ जरा आप मुझे, रिलायंस लिमिटेड को कौन नहीं जानता? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं रिलायंस को। क्यों? क्योंकि रिलायंस एक ब्रांड बन चुका है। अगर आज रिलायंस किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस शुरू करता है तो आप वो झट से जाते हो और चीज खरीद के ले आते हो।
या मैं एक सिंपल सी बात करूं, जो मेरठ के आसपास के और इस साइड के वेस्टर्न यूपी के जो लोग हैं उन्हें पता होगा, पराग नाम की एक दूध की कंपनी है, वो दूध सप्लाई करती है। अब बेटा दूध जो है खाने पीने की चीज है, अगर पराग कोई दही बेच रहा है, पराग दूध बेच रहा है, तो आपको ट्रस्ट है उसके ऊपर, आप तुरंत परचेज करोगे और तुरंत उसे यूज करना शुरू कर दोगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई लोकल कंपनी खुले और वो दूध बनाए तो उसका नहीं खरीदोगे। बात समझ रहे हो? मान लो 10 रुपए की थैली दूध की, सॉरी दूध की तो मेरे ख्याल ज्यादा की होती है, मैं मट्ठे की कह दूं, चलो 10 रुपए की मट्ठे की थैली आपकी जो है पराग की 10 रुपए की आती है, 1 लीटर की या आधी लीटर की आती है शायद। वहीं पर किसी लोकल कंपनी के ने 9 रुपए में देनी शुरू कर दी, 1 रुपए कम में देनी शुरू कर दी, फिर भी कस्टमर 1 रुपया डाल के पराग का लेगा, कहेगा कंपनी का लो, 1 रुपया मत सोचो। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर भरोसा है, गुडविल है उसकी। बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रेप्यूटेशन। एक बात बताओ, जो वो लोकल कंपनी खुली है, क्या उसका माल बिकेगा? नहीं, माल तो बिकेगा उसका भी। भाई सारे नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो लेंगे उससे। कई लोग ऐसे होंगे, यार 1 रुपया बच रहा है, ले ले इससे, क्या दिक्कत है, दूध ये भी दे रहा, दूध ये भी दे रहा है। बात समझ रहे हो मेरी? तो अगर कोई बंदा बिजनेस करता है मार्केट में, पहली बार शुरू होता है, तो क्या उसके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे? कस्टमर्स आएंगे, लेकिन हाँ, जो रेप्यूटेशन वाले बिजनेस की बात करें, जिसकी पहले से गुडविल है मार्केट में, उसके पास ज्यादा आएंगे, इसके पास कम आएंगे। जो नया बंदा है उसने जो पैसा कमाया बिना अपनी गुडविल के, बिना अपनी क्या मतलब मार्केट में इज्जत के, क्योंकि वो मार्केट में है, उसको ज्यादा लोग जानते नहीं, तो इस केस में क्या होगा, इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? मैं एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं। एक कोचिंग सेंटर खुला, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस है मुझे, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास स्टूडेंट्स पहले ही आ जाते हैं। अगर मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा ही बोलता हूं बच्चों को, बच्चे फिर भी हाँ कर देते हैं, ठीक है आपसे ही पढ़ेंगे सर। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी नए टीचर से पढ़ने के लिए। लेकिन वही बात करूं मैं सिंपल सी, कि कोई नया टीचर आया मार्केट के अंदर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उसके पास बच्चे नहीं आएंगे? ये कहना गलत होगा। चाहे 2 3 4 5 कुछ भी आएंगे तो जरूर उसके पास। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को या तो उन्हें पता नहीं है कि बंदा मार्केट में नया आया है, या फिर उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल कंसेप्ट समझने से मतलब है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो उससे पढ़ेंगे। मेरे पास बच्चे ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि मेरी रेप्यूटेशन है मार्केट में। लेकिन उस नए टीचर के पास बच्चे कम होंगे, पर ऐसा नहीं कह सकते कि वो जीरो इनकम जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, एक बच्चा भी नहीं है उसके पास। तो वो बंदा जो कमा रहा है बिना गुडविल के, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ में आती है? तो इसको दोबारा पढ़ते हैं जरा। रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म, इट इज एन रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल जो आप नॉर्मल कमा लेते बिना गुडविल के, उससे ऊपर हायर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एक बार बताओ, रिलायंस ने कोई चीज मार्केट में निकाली तो केवल एक होल्डिंग लगाना है और बस सबको पता चल गया मार्केट में ये चीज आ गई और आपने खरीद ली। आप उससे ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, आप उससे क्वेश्चन नहीं पुटअप करोगे। मैंने पराग का नाम लिया, पराग दही बनाने लगा। मान लो पराग वैसे घी भी बनाता है वो, लेकिन मैं कह दूं मान लो घी नहीं बनाता था पहले, और वो घी एकदम मार्केट में ले आया, तो आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि आप तो दूध और मट्ठा बनाया करते थे, आप कैसे मतलब ये घी बनाने लगे? आप कह सकते हैं क्या? आप कहोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग में आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ब्रांड बना रखा है भैया। लेकिन अगर कोई नई कंपनी है तो आप एक बार क्वेश्चन करो, पता नहीं कैसा घी है, पहले थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख, ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, कहीं कुछ पता नहीं क्या क्या दिमाग में चीजें आएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं कि जो मार्केट में पहले से इसकी गुडविल है, उसको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज एफर्ट्स मेड इन दी पास्ट। जो बंदा आज ब्रांड बन चुका है, उसने कभी ना कभी तो शुरुआत की होगी। जैसे मैं बात करूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आज पढ़ा रहा हूं, आज बच्चे मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो नया बच्चा आता है, या तो वो मेरे टीचिंग स्टाइल को देखता है, उसे पसंद आता है, या फिर क्या होता है कि अपने सीनियर्स से पूछता है। क्योंकि मेरे पास सीनियर्स शायद आज क्या नाम सीए में भी हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे पूछता है, कहीं उनके छोटे भाई बहन वगैरह कहीं जानने वाले, पूछ पाछ के आगे कि हाँ किनके पास पढ़े थे? शुभम सर के पास पढ़े थे। कैसा पढ़ाया जी? अच्छा पढ़ाया था, मैं मार्क्स अच्छे आए थे। तो क्या होगा, वो मेरे पास आ गए मेरी रेपुटेशन में। लेकिन मैंने भी तो कभी शुरू किया होगा। जब मैंने शुरू किया तो मैं लगातार मेहनत करता रहा, मैंने पास्ट में मेहनत कर ली, इसलिए अब मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब पहले ही बच्चे आ जाते हैं और बैच क्रिएट हो जाता है और हम लोग पढ़ा देते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होगा।
पहले तो बच्चे आते होंगे, मुझे एडवर्टीजमेंट भी करना होता होगा, बच्चे आते थे, बैठते थे, उन्हें पढ़ाता था, उन्हें कई क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते थे उल्टे सीधे। मैं आपको बताऊं 11th क्लास में डेबिट और क्रेडिट के बारे में पूछ लिया मुझसे एक बच्चे ने कि डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर क्यों कहते हैं। अब तो नहीं पूछता मुझसे कोई, पर उस टाइम क्यों पूछा, हालांकि उसका रिप्लाई मैंने दिया, लेकिन मुझसे उसने इसलिए पूछा क्योंकि उसे शायद मुझ पर भरोसा नहीं था। वो ये लग रहा था पता नहीं टीचर जो सामने पढ़ा रहा है उसे नॉलेज है भी या नहीं। पर अब कोई भी बच्चा आता है क्वेश्चन नहीं पुटअप करता, अब अगर मैं जो बता देता हूं उसको कहते हैं हाँ सर ने सही कराया है। क्यों? क्योंकि अब मेरा मतलब मार्केट वैल्यू भी अच्छी खासी हो गई है, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, तो बंदा पुटअप मतलब उंगली रखने से पहले 10 बार सोचता है कि यार एक्सपीरियंस टीचर है, उसके ऊपर उंगली रखोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। बात समझ में आती है? तो ये एक गुडविल की चीज होती है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, मैंने बताया, इसके 2 मिनट में बताता हूं इसके बारे में। रेपुटेशन ऑफ अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट। पास्ट में आपने एफर्ट्स कर लिए, इसलिए अब आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आप कमा रहे हो। आपने मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया और आपको 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम हो रही है। मैं कह दूं XYZ लिमिटेड ने बिजनेस शुरू किया, उसको 10,000 रुपए पर मंथ इनकम जनरेट हो रही है, नई कंपनी है ये, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ये सब चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा, गुडविल के कई सारे पार्ट्स हैं, वहां सब कुछ डिस्कस होगा, बस जनरल सेंस में कह रहा हूं कि मान लो रिलायंस ने फ्रेंचाइजी ले ली, मतलब XYZ ने रिलायंस कंपनी को कुछ पैसे देकर इसका नाम कुछ समय के लिए ले लिया और अपनी कंपनी का नाम क्या रख दिया? रिलायंस लिमिटेड। अब जो प्रोडक्ट यहां बन रहा था वही प्रोडक्ट सेम यहां बन रहा है, बस क्या है कि अब नाम यूज होता है रिलायंस का। तो जो 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम थी ना, अब 25,000 रुपए पर मंथ की इनकम हो गई। तो माय डियर, जो कहा गया ओवर एंड अबव द हायर प्रॉफिट, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, तो ओवर एंड अबव कितना हुआ? 15,000 रुपए पर मंथ आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो केवल गुडविल की वजह से। बात समझ में आती है? ये क्या चीज है, सुपर प्रॉफिट है या क्या आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये सब चीज आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल केवल इतना समझें कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी आप ऊपर कमाते हो वो गुडविल की वजह से कमाते हैं। बात समझ में आती है? चलिए जी, तो मैंने अभी एक टॉपिक रोका, इंटेंजिबल एसेट। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंटेंजिबल एसेट के बारे में। इंटेंजिबल एसेट में मैंने क्या बताना है? देखो जी, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसे आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। गुडविल आपकी एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट क्या होती है। एक बात बताए, जैसे मैंने अपना पिछला एग्जांपल लिया कि मैं एक शॉपकीपर के पास गया, तो मैंने उससे कहा जी मुझे उधार माल दे दो, मतलब मुझे कुछ चाहिए था, मैं उधार लेने चला गया। वहां एक दूसरा कस्टमर भी बराबर में खड़ा था। अब आप जरा समझना कि मैंने जब मांगा मुझे उधार चाहिए, तो शॉपकीपर ने, अगर मान लो मेरी मार्केट में गुडविल खराब है, तो शॉपकीपर ने कहा तू कर क्या रहा है यहाँ पे, भाग यहां से, भगा दिया मुझे। अब बराबर वाला जो कस्टमर खड़ा था वो हंसेगा और कहेगा कि देखिए इसकी बेइज्जती कर दी। क्यों? क्योंकि मेरी गुडविल खराब थी। क्या उसे कुछ बताने की जरूरत है, या उसे मैंने दिखाया कि देख मेरी गुडविल बेकार है, मैंने निकाले कुछ दिखाया? ऐसा कुछ तो नहीं दिखाया, पर उसने महसूस कर लिया। लेकिन जैसे मैं शॉपकीपर, दूसरे एग्जांपल के तौर में कहूं कि मैं शॉपकीपर के पास गया, मैं कहा जी मुझे उधार चाहिए कुछ, तो शॉपकीपर ने, मेरी मार्केट में गुडविल अच्छी थी, तो शॉपकीपर ने कहा अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, एक क्या दो ले जाओ, और उसने मुझे बिठाया प्यार से। अब जब उसने इस तरीके से बात की तो बराबर वाले कस्टमर ने क्या कहा, यार वाकई में इसकी अच्छी मार्केट है, अच्छी गुडविल है, मतलब शॉपकीपर बाकियों से ठीक से बात नहीं कर रहा और इनसे इतने प्यार से बात करी इसने। उसने महसूस किया ना, किया। शॉपकीपर ने पहले वाले केस में कोई फेंक के तो नहीं मारा, बस उसने मुझे कुछ अच्छे शब्द नहीं यूज किए, जिसकी वजह से उसको अंदाजा लग गया कि इसकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है। तो माय डियर, ये कुछ दिखने वाली चीज नहीं है, इसे आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। तो इंटेंजिबल एसेट एक ऐसी एसेट हो जिसे आप केवल महसूस करने वाले हैं। तो इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता दूं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है, हमें गुडविल ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो इसलिए आप इसके लिए बेफिक्र रहें, डिटेल में ही इसकी चर्चा हो रही है और होगी। मैं और चीजें भी आपको बता दूं, कल को कोई ये ना कहे कि
शुभम यादव के स्टूडेंट थे और आपको यही नहीं पता कि बाकी चीजों का मतलब क्या है। एक होता है पेटेंट्स, किसने इसका नाम सुना है? एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है कॉपीराइट, एक होता है नो हाउ। होते और भी हैं लेकिन ज्यादातर यही देखे जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो मैं आपको यहां थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, गुडविल के बारे में चर्चा थोड़ी बहुत मैंने कर ली है, बाकी तो पूरे चैप्टर में चर्चा करनी है। फिलहाल मैं बाकी चीजों की और बातचीत करूंगा आपसे। पेटेंट होते क्या है बेटा? पेटेंट होते हैं इन्वेंशन, आपने कोई खोज की। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूं। एक बार एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि पता नहीं कहां की थी वो वीडियो, शायद इंडिया में किसी जगह की थी, राजस्थान वगैरह की, कि एक बंदे ने एक ऐसा इंजन तैयार कर लिया जो पानी से चलता था, और उस इंजन में अगर आप आरओ का पानी यूज करें तो 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता था। लेकिन अगर आप उसके अंदर खारा पानी यूज करें, खारा इन द सेंस आपका समुद्र वाला पानी अगर यूज करें, तो 80 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता है। कितनी अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास खारा पानी दुनिया भर का है, पीने का ही तो पानी कम है, लेकिन खारा पानी दुनिया भर का है। तो वहां पर जो बात आपसे की जा रही है कि बताएं क्या ये नई खोज है कि नहीं है? बेटा नई खोज भी और खतरनाक खोज भी है। क्यों? पहली बात पॉल्यूशन कम होगा, दूसरी बात खारा पानी दुनिया भर का है, पूरी दुनिया चलाए गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, हमारे कंजम्पशन जो है ये दिक्कत इकोनॉमिक्स का हमारा ख्याल है कि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो इस चीज को अच्छे समझेंगे कि जो हमारी डिमांड जब क्या नाम है किसी चीज की कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, उसके रेट भी कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल के। बात समझ में आती है? तो उसने एक बड़ी खतरनाक खोज की, वो पता नहीं सच है नहीं है, लेकिन वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ था, व्हाट्सएप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चला था, वो मेरे पास आई थी उसकी वीडियो। तो बेटा एक बात बताओ, वो जो इसने इंजन बनाया है क्या उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता? कॉपी तो कोई भी कर सकता है। तो मेहनत दिन रात उसने की, उसने अपना दिमाग लगा के एक पूरा का पूरा एक इंजन तैयार कर लिया, और दूसरे बंदे ने केवल चेक किया और उसे कॉपी मार दिया। मेहनत किसकी थी? मेहनत उस बंदे की थी, लेकिन मजे कौन ले गया? दूसरे लोग मजे ले गए। तो इसलिए यहां क्या किया गया, अब वो बंदा जाकर उस इंजन का रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो चीज उसकी अपनी हो गई। अब वो केवल नाम इस्तेमाल करेगा, नाम इस्तेमाल इन द सेंस अब वो केवल खुद बनाएगा, कोई और उसके इंजन की कॉपी नहीं मार सकता। कोई अगर मारना चाहता है तो उसकी परमिशन से करेगा, उससे लिखित में परमिशन लेगा। ऐसे चलता है, आप बीकॉम सेकंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में रॉयल्टी अकाउंट्स के नाम से एक चैप्टर है, वहां इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करोगे आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें वो एक ब्रांड बन गया कि हाँ मैंने ऐसा एक इंजन तैयार किया, और कंपनी वाले आएंगे उससे बात करेंगे, भाई साहब अपना जो नाम है, जो आपका फॉर्मूला है, इसका हमें एक साल के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दो। तो एक मोटी रकम उसने दे दी उसको, उसने साइन करके पकड़ा दी, लो जी लो, और आप बना लो अब इंजन। एक साल बाद वो फिर आया कि जी अब नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मैंने केवल एक साल तक का एग्रीमेंट किया था। ऐसा क्यों? वो खाली बैठा है क्योंकि उसने पहले दिमाग लगा लिया, उसने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। मतलब पेटेंट वो चीज होती है, आप एक नई खोज कर लो, एक ऐसी यूनिक खोज कर लो जो किसी और ने ना की हो, आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया और मैटर क्लोज। इसका एक एग्जांपल, और आपने शायद मूवी बहुत देखते होगे, तो उसमें आपने देखा हो एक रोबोट मूवी आई थी, चिट्टी रोबोट वाली। उस चिट्टी रोबोट में रजनीकांत ने एक रोबोट तैयार किया था, और वो रोबोट जो है यूनिक था, वो सब काम कर लेता था। और उसी वहीं पर रजनीकांत का गुरु उस मूवी में था, किसी ने देखी उसे याद होगा, रजनीकांत का जो गुरु था वो बहुत सारे रोबोट्स बना चुका, लेकिन उसने ऐसा रोबोट नहीं बना पाया। तो इस वजह से जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब उसने दूसरा रोबोट नहीं बनाया, तो जब उसने रजनीकांत ने उस रोबोट को सबके सामने पेश किया, तो उसके गुरु ने आके उससे पूछा कि आपका प्रोसेसर क्या है? तो चिट्टी ने कहा दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। जब उससे कहा गया रजनीकांत से कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे बता दो, मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि सर जब तक पेटेंट नहीं मिलता तब तक मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मान लो वो अपने गुरु को बताया था, उसका गुरु वो भी तो इलेक्ट्रिक मतलब एक इंजीनियर ही था, वो भी तो ये चीजें बनाता था रोबोट, बस वो सटीक जगह पर पहुंच नहीं रहा था। अगर वो प्रोसेसर बता देता तो वो एकदम अपनी लैब में जाकर और वही रोबोट तैयार कर देता और पहले जाके रजिस्ट्रेशन करा लेता। तब क्या होता?
सारी मेहनत रजनीकांत की और हो किसकी जाती, उस दूसरे उसको गुरु जो था, मुझे पता नहीं क्या नाम था उसका, उसकी हो जाती। बात समझ में आती है? कंटिन्यू करो, कितने मिनट की हो गई? कंटिन्यू करो, करो करो, ऐसे कंटिन्यू करो। रजनीकांत की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। चलिए जी, तो पेटेंट जो होता है एक रजिस्ट्रेशन होता है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन करवा लें, आप खोज करें और उसका रजिस्ट्रेशन कराएं तो आपकी कॉपी कोई और नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं पेटेंट, मतलब एक नई इन्वेंशन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक नई इन्वेंशन। ट्रेडमार्क क्या होता है, मुझे एक बात बताएं, ये किसका साइन है? ये किसका साइन है? टाटा, ऑडी। मुझे बताना नहीं पड़ा आपको, अभी अगर मेरे फेस टू फेस होते बच्चे, अभी तो क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लेकिन अगर फेस टू फेस होते तो उन्हें पता होता और वो अपने आप जवाब दे देते कि ये तो चार चूड़ी वाली हमारी क्या है, ऑडी, और ये हमारा टाटा का है। बाकी मुझे बनाने नहीं आती, यही दो बनाने आते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो आपने कैसे बताया? क्या मैंने लिखा यहां पर टाटा या यहां लिखा ऑडी? नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों ने फिर भी बना दिया क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क है। ये एक ट्रेडमार्क है, आपने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया और ये क्या बन गया आपका ट्रेडमार्क। टाटा कंपनी अपनी गाड़ियों में ऑडी का साइन यूज नहीं कर सकती और ऑडी कंपनी अपनी गाड़ियों में टाटा का साइन यूज नहीं कर सकती, वरना ये लोग क्लेम कर सकते हैं, ट्रेडमार्क का क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आती है? ये एक ऐसा लोगो तैयार करके और उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। ये क्या चीज है? नाइक, आपको पहले से ही पता है, क्यों? ऐसे सारी हर कंपनी का अपना एक अलग ब्रांड है, सब अपना एक अलग ट्रेडमार्क डिसाइड कर लो और अपना। हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन हम चाहें तो यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट का भी कोई ट्रेडमार्क बना सकते हैं, पर हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, ये कोई बिजनेस तो है नहीं, पर इस वजह से, लेकिन ये लोग कर रहे हैं बिजनेस, ये अपना ट्रेडमार्क बना लेते हैं। हालांकि अलग अलग जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों ने तो अपने अलग अलग ब्रांड में, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, बाकी पैरामाउंट हो गया, अलग अलग कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे को ज्यादा तो नाम नहीं पता इनके। ये लोग, इन्होंने अपना अलग ब्रांड बना रखा है, सबको पता है क्या है ये और क्या नहीं। बात समझ में आती है? तो ट्रेडमार्क आपका एक लोगो होता है, जिसको आपने यूनिक सिंबल होता है, जिसको आपने रजिस्टर करना होता है, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने कई जगह देखा हो किसी नाम के ऊपर ऐसे बना हुआ हो, ये रजिस्टर्ड का साइन होता है। अगर जैसे मेरा कोचिंग रजिस्टर्ड है यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट, तो यूनिवर्सल के ऊपर आर बना हुआ आपको मिलेगा। आप कभी देखें यूनिवर्सल के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आसपास अगर आए तो उसके ऊपर आर बना हुआ होगा, इसका मतलब यूनिवर्सल नाम रजिस्टर्ड है, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरठ ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं कर सकता, मेरठ ज्यूरिसडिक्शन में यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मेरा ही रहेगा, मेरे नाम पर वो ऑथोराइज्ड है। आपने ये साइन देखा हो क्या पता अपनी बुक्स के ऊपर? देखा नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा, नहीं देखा तो अपनी बुक को एक बार खंगालना, वहां जरूर मिलेगा। ये कॉपीराइट का साइन होता है। कॉपीराइट क्या है? अगली इंटेंजिबल एसेट है, मतलब आप ऐसी यूनिक बुक लिखें और उसका जाके रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपकी बुक की कोई फोटो स्टेट ना कर पाए, कोई कॉपी ना कर पाए, इसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट क्लेम। बात समझ में आती है? और इसका सिंबल ये होता है, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट होती है। मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी और उसके बाद बुक बहुत अच्छी थी और मैंने उसको कॉपीराइट करा लिया, अब मैं उसकी बुक, उस बुक को केवल मैं प्रिंट करा सकता हूं, या फिर मैं किसी कंपनी को ऑथोराइज कर दूं कि वो प्रिंट करे। ऑथोराइज कैसे करूंगा? कुछ पैसे लेके ऑथोराइज करूंगा, वो मेरी अपनी हेडक है, लेकिन मैं ऑथोराइज करूंगा तभी दूसरा बंदा उसको यूज कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। मान लो मेरे पीछे किसी ने फोटो स्टेट मेरी बुक की करा ली और मैंने उसकी कॉपीराइट करा रखा था, मुझे पता चला तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकता हूं कि मेरे को डैमेज हुई है, 1 लाख 2 लाख करोड़ों में चली जाती है चीज तो खैर, लेकिन ये कॉपीराइट का भी एक क्लेम होता है। चलिए जी, इसके बाद आता है नो हाउ। मैं आपको बता दूं नो हाउ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन ये भी आपका एक यूनिक काम है, मैं इसको आप समझा सकता हूं। नो हाउ का मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और वो बहुत, उसको काम वो करने का एक यूनिक तरीका था। यूनिक तरीका इन द सेंस, मान लो मैं एक किसी काम को करने में 8 घंटे लगते थे, लेकिन मुझसे कहा गया कि सर आप ये पर्टिकुलर काम कर दो, तो मुझे उसकी शॉर्ट ट्रिक पता थी, मैंने उस काम को 2 घंटे में कर दिया। अब कोई मुझसे पूछने आया कि सर आपने 2 घंटे में कैसे कर दिया 8 घंटे का काम,
तो मैंने कहा यही तो नो हाउ है, मतलब ये यही तो मेरा यूनिक काम है। अगर मैं ये आपको बता दूंगा तो आप भी नहीं कर लोगे, फिर मेरी वैल्यू क्या बची, खत्म हो जाएगी। इसको एक तरीके से और समझा सकता हूं मैं। मान लीजिए जैसे एक बार एक ऐसी फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन में, हालांकि मैं उस फंक्शन में मैं नहीं था, मेरा फ्रेंड था, तो उसने जो यूज किया वो नो हाउ का बेस्ट एग्जांपल है, मैं इसलिए उसको यूज कर रहा हूं। वहां पर एक क्लब था, उस क्लब में क्या था कि सभी आपस में कई कई सभी बिजनेसमैन उसके अंदर इकट्ठे होते हैं। मेरा फ्रेंड बिजनेसमैन ही है, उसका स्पोर्ट्स का बिजनेस है। तो वो क्या हुआ, उस क्लब के अंदर गया था, तो वहां पर एक बाउल दिया शीशे का, और उसके अंदर छोटी 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 बहुत सारी गोली थी, पूरा भरा पड़ा था गोलियों से, छोटी छोटी गोलियों से। और कहा गया कि इन गोलियों को सबसे जल्दी और लगभग लगभग एक्यूरेसी के आसपास, एक्यूरेसी के आसपास जो भी बताएगा वो विनर कहलाएगा। मतलब इतनी सारी गोलियों को सटीक तो गिनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या है कि जल्दी गिन लो। जितने भी लोग थे, वहां 15-20 लोग बैठे थे, और मान लो 1000 गोली है इसके अंदर, तो 1000 थोड़ा बहुत होगा, मैं कह दूं 1050, 51, 52 इसके आसपास बता दो, या फिर थोड़ा बहुत कम 943, 45, 46 इसके आसपास बता दो। मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट फिगर के बिल्कुल करीब होगा और सबसे जल्दी उसने बताया होगा वही विनर कहलाएगा। तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से गिना, इसको उल्टा करके सारे एक एक करके गिन रहे हैं, बहुत टाइम लगा। पर उसमें मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, सबसे जल्दी उसने किया था, उसने कांच के शीशे के साइड की लगभग सारी बॉल गिन ली, और नीचे की सारी बॉल गिन ली, ऐसे ऊपर करके, और नीचे की सारी गिन ली। और जब इधर का पूरा एरिया पता चल गया, इधर का पूरा एरिया पता चल गया, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दिया, इधर का इसमें मल्टीप्लाई कर दे, पूरी की पूरी बॉल का एक अंदाजा मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? इससे क्या है, एग्जैक्ट आप एक्यूरेसी के आसपास पहुंच गए। और इस काम को करने में उसे 10 से 15 मिनट लगे मात्र, और बाकी सबको 2-2 घंटे भी लगे हैं, 1.5 घंटा भी लगा है, और कईयों ने तो यूज भी नहीं करा जी, हम पे नहीं होने का इतना टाइम किसके पास है। तो मेरा फ्रेंड विनर था। ये कैसे किया था, ये इस तरीके से किया, दिमाग का इस्तेमाल करके किया। अब क्या वो इसका रजिस्ट्रेशन कराएगा? रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा सकता, लेकिन ये यूनिक काम था, किसी और के दिमाग में तो नहीं आया, उसके दिमाग में आया। अगर दोबारा ऐसा कोई गेम आता और उसने हालांकि बता दिया, वहां पर सबने पूछा सर आपने कैसे किया ये, तो उसने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया। लेकिन मान लो वो ना बताता और दोबारा ऐसा ही कोई गेम होता, तब भी तो वही विनर कहलाता, बाकी सब फिर भी हार जाते। क्यों? क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल उसने किया, उसने एक ऐसा यूनिक रास्ता निकाला जो बहुत जल्दी कर सकता है काम, और बहुत सही तरीके से काम कर सकता है। काम जल्दी करना एक चीज है और सही तरीके से करना दूसरी चीज है। बात समझ में आती है? इसको हम नो हाउ बोलते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत है तभी मुझे दुनिया पूछेगी, अगर मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। बात समझ में आती है? तो ये चीज आपकी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। मैं आपको बता दूं, ये चीजें आपको आगे चल के थोड़ी थोड़ी करके डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें से आपका ये और ये तो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को मिल जाएगा, अगर कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी से है तो। बीकॉम फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी अकाउंट्स के नाम से चैप्टर है, वहां पर आपको ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी। नो हाउ मैंने बताया नॉलेज के लिए आपको देखना जरूरी है, लेकिन नो हाउ ऐसा कोई आपको खास पढ़ने को ऐसा सच नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है? इसके बाद ये इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है, आगे भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, पर 12th क्लास में केवल इनके नाम मिलेंगे आपको, गुडविल को छोड़ के। गुडविल को छोड़ के इनके केवल नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो अपने आप समझ जाना ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। जिस तरीके से आप गुडविल में ट्रीटमेंट कर रहे हो, वैसे ही ट्रीटमेंट आप इसमें भी करने वाले हो। बात समझ में आती है? तो आज मैंने आपको इंटेंजिबल एसेट की डिटेल बताई और गुडविल की डेफिनेशन बताई। पर गुडविल कितने प्रकार की होती है, क्या उसकी कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसकी जो मतलब दायरे क्या क्या हैं, लिमिट्स क्या क्या हैं, और कैसे कैसे उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज केवल हमने इसको डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। भैया वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको
फर्दर नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। कई स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं कि सर आप वीडियो अपलोड करते हो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो इसका कारण ये है कि आप सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन बराबर में एक बेल, घंटे का साइन जो होता है, बेल आइकन आप नहीं दबाते, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आप जब यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप फेसबुक पर देखते हो तभी आपको पता चलता है कि नई वीडियो आ गई है। इसलिए बोल रहा हूं आप बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी उसके अंदर नई अपडेट करें आपको तुरंत पता चल जाए। बात समझ में आती है? चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।